व्हाट इज ए बिजनेस प्लान? तो आपको पता है बिजनेस प्लान तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी मुकम्मल डिटेल होती है किसी बिजनेस के बारे में। तो जैसे लिखा भी हुआ है कि आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उनकी टारगेट मार्केट कौन सी होगी, ह्यूमन रिसोर्स की डिटेल, फाइनेंस की डिटेल, मार्केटिंग की डिटेल, ऑपरेशन की डिटेल। तो बिजनेस में यही चार मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उनकी डिटेल दी होती है, कितने बंदे हैं, वो उनकी क्या एक्सपर्टीज होगी, कहाँ काम कर रहे हैं। इस तरह मार्केटिंग की भी, ऑपरेशन की भी। और एग्जेक्टिव समरी भी होती है। ये नॉर्मली मैंने अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी बड़ी रिपोर्ट पढ़ सके, तो इसलिए उनको एग्जेक्टिव समरी दी जाती है स्टार्ट में ही, जिससे उनको आइडिया हो जाता है कि रिपोर्ट किस बारे में है और वो क्या कंक्लूड कर रही है, क्या मैसेज दे रही है, या इसके अंदर क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है। वो उसी को पढ़ते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स क्या हैं जी इसमें? इन्वेस्टर्स को, बैंक को ये अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि अगर आपने होमवर्क किया हुआ है, प्लान, बिजनेस प्लान बनाया हुआ है इन राइटिंग, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा प्रोफेशनल हैं और आप ज्यादा सीरियस हैं इन रनिंग दैट बिजनेस। जुबानी ग्रामी कुछ भी कहते हैं कि भाई जुबानी ना बता, लिख के बता क्या करें। तो उनके लिए ज्यादा आसान होगा उस बिजनेस की फीजिबिलिटी को जज करना, उसको वैल्यूएट करना, ये बिजनेस आगे सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, इसको लोन देना कितना रिस्की है या नहीं है। फिर डायरेक्शन भी इसमें आपको मिल जाती है, ओनर्स को, मैनेजर्स को, ताकि चीजों को इन लाइन कर लें। अच्छा, अब डायरेक्शन कैसे मिलती है? ऑब्जेक्टिव से। क्योंकि आपके सामने ऑब्जेक्टिव होता है तो आपको पता होता है कि आपने एफर्ट्स किस तरह से करनी है, या ओनर जो है या मैनेजर जो है वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे और फर्दर आगे एम्प्लॉयज को कन्वे कैसे करेंगे कि आपसे हमें क्या चाहिए टू अचीव दैट टारगेट। अच्छा, और उससे फिर आप जब प्लान बना लेते हैं तो फिर आप उसके मुताबिक स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं, और उससे आपका रिस्क कम हो जाता है। लिखा हुआ ना, एंड क्या कहते हैं, एंड फॉर्मुलेट्स इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एट द स्टार्ट एंड द ईयर आफ्टर, हेंस रिड्यूसेस रिस्क। ये मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया हुआ इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो स्ट्रेटजीज काम आती हैं। स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? स्ट्रेटजीज क्या होता है? क्या जी? प्लान ऑफ एक्शन, कि हमने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना है। तो इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्टिव है ही नहीं तो फिर प्लान ऑफ एक्शन किसी, प्लानिंग क्या होगी फिर अचीव करने की? जो टारगेट होगा तो आप स्ट्रेटजीज बनाएंगे ना, और उससे फिर जारी मतलब जब बिजनेस सेटअप होता है उसमें भी रिस्क होता है। गोल ही नहीं है तो क्या होगी? तो बिजनेस की कोई भी डायरेक्शन नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि बिजनेस सक्सेसफुल होगा आगे चल के, या स्टार्ट में भी? अच्छा, हेल्प मैनेजर्स टू वैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। ये जारी बताए कैसे वैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस को? देखते हुए वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सही। और फिर प्रोवाइड क्लियर प्लान ऑफ एक्शन दैट मेक्स एम्प्लॉइज मोर फोकस। वही कि जब प्लान ऑफ एक्शन दिया तो एम्प्लॉयज को भी आप एक गाइडलाइन दे देते हैं कि हमें आपसे ये चाहिए, आपने हमें ये करके देना। आप जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है। अच्छा, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है तो आपका मार्केटिंग के बंदे को कहा कि आप अपने अपनी सेल्स बढ़ाएं, अपने क्लाइंट ज्यादा ऐड करें। एचआर को कह दिया आप जो है ना वो अच्छे स्किल्ड स्टाफ लेकर आए जो कस्टमर को अच्छे से एंटरटेन कर सकें। ऑब्जेक्टिव एक ही है। अच्छा, आपने क्या कहते हैं, ऑपरेशन को कह दिया कि अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा इंप्रूव करें ताकि कस्टमर जो है ना वो आपकी चीजें लेने में इंटरेस्टेड हो। तो इन सबका काम क्या हो रहा है? सब क्या कर रहे हैं? ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ग्रोथ होगा तो आप सारे डिपार्टमेंट को गाइडलाइन दे सकते हैं, और वो मैनेजर्स फिर फर्दर अपने एम्प्लॉयज को गाइडलाइन दे सकते हैं कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू अचीव दैट टारगेट। तो उससे एक और चीज आई थी है मोटिवेशन अमंग वर्कर्स। उन्हें पता होता है कि उनका क्या रोल है इन अचीविंग दैट टारगेट। तो जब वो टारगेट अचीव होता है और सब क्लैपिंग कर रहे होते हैं तो सबको पता होता है कि हम सब ने कंट्रीब्यूट किया। जब आपको ये पता ही नहीं है आपका क्या रोल है, तो आप का ना इंटरेस्ट होगा ना आप मोटिवेटेड होंगे इस जॉब को करने के लिए। अच्छा, लिमिटेशन में देखें बिजनेस प्लान, तो क्या है जी? इट मेक्स द बिजनेस रिजिड इन एक्सेप्टिंग चेंज। की आ गई प्रॉब्लम क्या? आपने एक प्लान बनाया काफी टाइम लगा के, 6 महीने मीटिंग कर करके, और बाद में क्या हुआ कि आपको वो चेंज करना पड़ रहा है, हालात चेंज हो गए। तो अब आपके लिए प्रॉब्लम हो गई, आप कहेंगे भाई इसी को फॉलो करना है मुझे, तो आपने एक एफर्ट लगाई इसको फिर, और वो सारा जाया हो जाएगा अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं या ऑब्जेक्टिव को चेंज करना चाह रहे हैं। इसलिए कहते हैं प्लान जो है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब आपने प्लान ए बनाया और फिर वो सर्कमस्टांसेस जो आप अनप्रिडिक्टेबल है उनका प्लान बी भी बनाया। जैसे किसी भी बिल्डिंग में आपको पता होता है, हवाई जहाज को ले लो, तो वहां पे एग्जिट गेट दिए जाते हैं आपको, इमरजेंसी एग्जिट जिसे बोलते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं कि भाई क्या पता कब क्या हो जाए, और हमें जल्दी से अगर निकालना है, हवाई जहाज में आग लगी, लैंड कर लिया है,
तो एक गेट से सारे, अगर आप हवाई जहाज में ट्रैवल करते हो आपको पता होगा कि वो निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाता है आपको। सबसे पीछे बैठे होते हैं दो के ऊपर, वो तो बहुत टाइम लेंगे आगे जाने में, तो कुछ एग्जिट आपको दिया हुआ है। इसी तरह बिजनेस में भी प्लान अगर फ्लेक्सिबल है तो फायदेमंद है, लेकिन अगर आपने प्लान यही बनाया हुआ है तो आपके लिए फिर क्या है, आप उसी को फॉलो करने की कोशिश करें, और उससे क्या होगा, हालात चेंज हो गए, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, लेकिन आप उसी प्लान को फॉलो कर रहे हैं, तो वो चीज, वो आपकी सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी और ना ही वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। अच्छा, तो एक तो ये, तो इसका मतलब है कि आपको प्लान बनाते हुए अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस को भी कंसिडर करना है। अगर ये हो गया तो हम ये कर लेंगे फिर, तो समझ, प्लान ए के साथ बी भी आ गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, नहीं होगा तो प्रॉब्लम है आपकी लिमिटेशन। फिर इनफ्लेक्सिबल बिजनेस प्लान दैट डज नॉट इनकॉर्पोरेट चेंज इज लाइकली टू फेल, ये मैं बता चुका हूँ। पर्टिकुलरली वो एनवायरनमेंट जो डायनेमिक है, तेजी से चेंज होता है, वहां आपका ये फिक्स प्लान काम नहीं करने वाला। फिर नॉट अ वेल थॉट आउट प्लान, आपने अच्छे से प्लान को नहीं देखा और उसमें सारी चीजों को कंसिडर नहीं किया, मार्केट रिसर्च सही से नहीं की, कस्टमर के बारे में सही नॉलेज नहीं ली, कंपेटिटर के बारे में नहीं ली, आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंशियल कौन कौन से हैं नहीं देखा, तो आपका वो प्लान काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब आप एक्शन करने आएंगे तो पता चलेगा अवेलेबिलिटी का इशू आ गया, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है या स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो या फिर आपने लॉज को स्टडी नहीं किया, यार ये तो लॉ चीज में आ रहा है, हम तो ये कर ही नहीं सकते, तो बचा आ गया आपके लिए। अच्छा, फिर है जी बिजनेस प्लान इज आफ्टर ऑल आफ्टर ऑल बेस्ड ऑन फोरकास्ट एंड प्रोडिक्शन, तो वो गलत हो सकता है। प्लान किस चीज का होता है? प्लान प्लान हमेशा फ्यूचर का, तो फ्यूचर को हर दफा आप सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो ये एक प्रॉब्लम आपकी और आ गई। इतना टाइम लगा दिया, पैसे पैसे भी लगाए और नतीजा कुछ नहीं। वाई डू सम बिजनेसेस सक्सीड? क्यों है जी? एक क्लोज कॉन्टैक्ट टू कस्टमर, समझ आती है आप? कस्टमर से क्लोज कॉन्टैक्ट रखने से क्या होता है, एक तो वो गैप कम हो गया कस्टमर और बिजनेस में। तो कस्टमर जो है, जब गैप कम है तो कोई भी उसको रिक्वायरमेंट है जो वो चाह रहा है कि डिफरेंट वे में मीट करना, तो वो कन्वे कर सकता है। और कस्टमर से क्लोज इंटरेक्शन रखने से आपको पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज तो नहीं हो रहा। ट्रेंड चेंज होने के बाद आप स्टेप लेंगे तो यू विल फॉल बिहाइंड। ट्रेंड चेंज होते हुए आप भी साथ ही स्टेप ले लेते हैं तो आप कंपटीशन में वे अहेड रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप जल्दी से वो चीज मार्केट में ले आएंगे जो कस्टमर रिक्वायर कर रहे हैं। तो एक तो ये फायदा है, यानी कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट में फोकस नहीं कर रहे, कस्टमर्स को भी देखना जरूरी है। कीपिंग कॉस्ट अंडर कंट्रोल, ये भी जरूरी है, क्योंकि कॉस्ट अगर कंट्रोल में नहीं आ रही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बिजनेस को फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो लॉस भी हो सकता है, और बिजनेस के जो डेली ऑपरेशन है उनको रन करने में भी प्रॉब्लम आ सकता है। और फिर फ्लेक्सिबल बिजनेस प्लान, मैंने बताया था आपको, ये तो पहली बात हो चुकी है। फिर मैनेजिंग फाइनेंस वेल टू सपोर्ट एक्सपेंशन एंड टू अवॉइड एनी शॉर्टेजेस। अच्छा, एक ऊपर वाली बात है, कॉस्ट अगर बढ़ रही है और आप परवाह नहीं कर रहे उसकी, आप कहते कोई यार प्रॉफिट बहुत हो रहा है, और आपने कॉस्ट नहीं देखी और पता चला बाद में कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ गई, प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया। अब कम होना शुरू हो गया है तो अब टैकल करना जरा मुश्किल काम है, और जब तक टैकल करेंगे प्रॉफिट और कम हो जाएगा और हो सकता है लॉस का कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बात है। दूसरा, नीचे ये कि आपके पास फंड्स अवेलेबल है लेकिन फंड्स की यूटिलाइजेशन सही नहीं हो रही, कैश पड़ा हुआ बैंक में इस्तेमाल नहीं हो रहा। अच्छा, और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, सुनिए जरा आप। और आपको बताइए यार, नए प्रोजेक्ट आए हैं, इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे ना तो 20% रिटर्न मिलेगा हमें। आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है और वहां 10% मिल रहा है, तो ये क्या हुआ? लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आपने उस फंड्स को यूटिलाइज नहीं किया सही तरीके से टू गेट 20% रिटर्न, आप वो 10% भी लेते रहे बैंक के अंदर। तो सही टाइम पर फंड्स का सही इस्तेमाल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर, अपॉर्चुनिटी जब देखी फौरी अवेल कर ली। तो ये एक वो मशहूर वाक्य है, सही है कि गलत है लेकिन बताया जरूर जाता है, कि बिल गेट्स को एक दफा एक एंकर इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने कहा कि आप ये बताएं व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग सो सक्सेसफुल एज अ बिजनेसमैन। तो उसने आगे से कहा कि आपको एक पता, हाँ, उसने जो है ना एक अपना ब्लैंक चेक निकाला और उसे दे दिया, उसने कहा राइट एनी अमाउंट वट एवर यू वांट। तो वो एंकर थोड़ा सा छटपट आ गया, उसने कहा भाई नहीं, आई आई जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। उसने दोबारा वही बात कर दी, उसने कहा जी मैं आई एम जस्ट एन एंकर, तो मतलब ये रिलेटेड नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। उसने यही कहा, उसने कहा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, आई एक्चुअली ग्रैब्ड एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी दैट केम माय वे। मैंने नहीं देखा कि करनी चाहिए कि नहीं, फायदा हो रहा है ले लो, तो आपको चाहिए था ले लेते और लिख लेते जो भी आपने लिखना है। ये नहीं सोचना कि फायदा हो रहा है तो आगे क्या होना है, बिजनेस तो बिजनेस ये देखता ही नहीं है, तो फिर आप आगे जाके
अच्छा, तो ये आपके लिए जरूरी है कि फंड्स का इफेक्टिव यूज, टाइम पर यूज करना, कहाँ इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर मेन डिफरेंसेस में लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल बिजनेसेस। अच्छा, ये अब जल्दी से फर्क अगर देख लें, क्या फर्क है तीनों में, वैसे पूछ रहा हूँ। लोकल बिजनेस मतलब सर जिसकी विद इन कंट्री ऑपरेट कर रहा है विद इन सर्टन एरिया, और सर्टन रीजन में, सर्टन सिटी के अंदर, बिल्कुल। तो जो नेशनल है वो पूरे कंट्री में। जैसे जियो टीवी है तो वो नेशनल में हम बोलते हैं कि चैनल है, पीटीवी नेशनल चैनल है बोलते हैं ऐसे हम। या पाकिस्तान रेलवे एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करती है, वापडा एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, और इंटरनेशनल, तो वो तो मल्टीनेशनल नहीं हुई, तो इंटरनेशनल क्या हुई? हाँ, सही। इंटरनेशनल वो जो एक से ज्यादा कंट्री में सेल करती है, उसकी ऑपरेशन वहां नहीं है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपका कोई बिजनेस यहाँ पर है, आप एक्सपोर्ट भी करते हैं कहीं और, तो आप एक्सपोर्टिंग बिजनेस में अगर हैं तो आप इंटरनेशनल। मल्टीनेशनल कब होगा? जब उधर जाकर अपना एक्सपोर्ट ऑफिस भी खोल लें या वहां प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए और फिर बेचें, वो मल्टीनेशनल। जैसे पेप्सी, कोक, टोयोटा वगैरह जो नजर आती है सारी मल्टीनेशनल। अच्छा, तो ये तो खैर क्लियर हो गया। मैं इसको नहीं, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसको स्किप कर रहा हूँ। और इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्राइज इन ए कंट्रीज इकोनॉमी एक रह गया हमारे पास, और ये चैप्टर खत्म है फिर। जल्दी से देख लें, आसान है ये भी। बिजनेस का क्या फायदा होता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है क्योंकि बिजनेस वर्कर्स हायर करते हैं। तो अब इकोनॉमी को फायदा बताएं, आगे भी बता सकते हैं क्या? गवर्नमेंट ने जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना होगा वो नहीं देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। और जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वो इनकम अर्न करेंगे, टैक्सेस आएंगे, टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलेंगे, और गवर्नमेंट उसको बाद में पब्लिक वेलफेयर के लिए या मुल्क की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूस सोशल इवल्स, चोरी चकारी, फ्रॉडिया, ये पर जब कुछ आपके पास नहीं है तो फिर आप जुगाड़ ही लगाते हैं किसी तरह से, यार दो नंबरी से पैसा आ जाएगा किसी तरह। हाँ, तो अगर आप वेल ऑफ हैं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो फिर कोई इशू नहीं होता। फिर ये काम इसीलिए कहते हैं ना कि वो कंट्री जो डेवलप्ड है वहां पर भी बुराइयां हैं लेकिन इतनी नहीं। अब तो खैर बुरा ही हाल है हमारे यहाँ। अब आप जैसे अफ्रीकन कंट्रीज ले लो, तो वहां पे भी इतना बुरा वहां पर भी बुरा तो है। बुरा है लेकिन इतना बुरा हाँ, इतना ना कहीं चले। अभी क्लाइमेट का भी एक रौला आ गया हुआ है बीच में, तो उसको नहीं टैकल किया गया ना सही तरीके से, बात ये। तो और बहुत देर कर दिया। बाहर के मुल्कों में तो बहुत जल्दी उन्होंने स्टेप्स ले लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर यहाँ अगर स्टेप्स ले भी तो फॉलो कौन करता है, ये भी मसला है। तो अब जिस तरह आप कीनिया को ले लो, कीनिया में देर आर सर्टन प्लेसेस वेयर जो पुलिस है वो कहती है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ यू गो दिस वे। तो वहां पे लोग जो है ना वो हमला कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो सारे लोगों को सपोर्ट कर सके। तो फिर ये सारी मतलब, ये तो लोगों ने जिंदा तो रहना है, तो उसके लिए फिर आप ये चीजें तो होंगी। अच्छा, तो इससे बचा जा सकता है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लें तो जब बिजनेसेस ज्यादा होते हैं तो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होता है? लोगों को चीजें अवेलेबल होंगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, फिर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इंप्रूव करेगा, और उससे क्या होगा? डॉलर आएंगे। डॉलर क्यों जरूरी है? पैसे का नहीं, पैसे पैसे तो क्योंकि आपको कल को इंपोर्ट करना है, डॉलर में यहाँ थोड़ी चलना है। डॉलर चलता है जब आपने बाहर से कुछ लेना होता है, और डॉलर हम प्रिंटिंग करते हैं, डॉलर तो बाहर से आएगा, बाहर से तब आएगा जब आप कुछ बेचेंगे। तो उसमें बिजनेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। अभी कहते हैं कि ये जरा एक्सपोर्ट थोड़ा ज्यादा हुई है रेडीमेड गारमेंट्स पाकिस्तान के अंदर, रेडीमेड पहले के मुकाबले में तो डॉलर थोड़ा बेहतर आया। अभी वैसे डॉलर हमारे पास आए हैं, इसकी वजह क्या है कि आईएमएफ से भी कर्जे ही नहीं है भाई। आईएमएफ से ले लिया, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी आपको कोई $800 मिलियन के करीब जो है ना वो आज देने लगे। हम तो भूखे नंगे हैं ना, उससे नहीं डॉलर आ रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, उधार ही ले रहे हैं। पर इकोनॉमिक ग्रोथ से आपका उधार खत्म हो जाएगा, और आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर आपके पास मौजूद होंगे, तो फिर आपको डॉलर खरीदने नहीं पड़ेंगे, आप उसी से बाय करेंगे। क्योंकि आपको पता है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो जो डॉलर पेमेंट होती है ना वो आपको नहीं जाती, वो कहाँ जाती है? गवर्नमेंट। आपको मिलेगा उसका कन्वर्जन रेट, डॉलर गवर्नमेंट के पास चले गए, तो इससे गवर्नमेंट का जो रिजर्व है डॉलर का वो बढ़ता है। डॉलर आते हैं जी, डॉलर आ जाए। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, खैर ये इसी में कवर हमने कर ही लिया है कि एक्सपोर्ट से क्या फायदा होने वाला है। और जल्दी से आगे, ग्रोथ ऑफ न्यू बिजनेसेस बैलेंसेस आउट द डिक्लाइन ऑफ अदर बिजनेसेस, ये भी समझ आती है क्या बोला? सीरीज का बिजनेस खत्म हो गया, अब वहाँ सीरीज नहीं बनती, लेकिन इधर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो सॉफ्टवेयर हाउस है उनका बिजनेस चमक गया है। वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्यादा काम हो रहा है, ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए आपको। तो
एंटरप्रेन्योर का ये फायदा होता है कि एक इंडस्ट्री अगर डाउन चली गई, ये खत्म हो गई, तो एक नई निकल आई, उससे बिजनेस जो जो इकोनॉमी है ना वो बैलेंस रहती है, वो नीचे डिप नहीं होती। फिर इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी पास ऑन टू अदर बिजनेसेस, ये भी है कि एक बिजनेस आया नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो दूसरे बिजनेस में भी ट्रांसफर होनी ही होनी है। कैसे बना? एक, आप वो प्रोडक्ट लेकर रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसको ओपन करेंगे देखेंगे क्या बनाया है उन्होंने। एक दूसरा, एम्प्लॉयज शफल होते हैं एक से दूसरी जगह, तो आप ये नॉर्मली एक टर्म इस्तेमाल होती है हेड हंटिंग। तो आपने एक टॉप ऑफिशियल को बहुत महंगी सैलरी देकर उठा लिया वहां से, और फिर उससे कहा जी अच्छा क्या वो आपको वही टिप्स दे रहा है जो वहां पर भी दी हैं या जो चीजें वहां बनी हुई हैं। तो बहुत जल्दी जो है वो जो कंपाइटर्स हैं वो चीजें बनाकर मार्केट में ले आते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी बनाए अगर। तो जब हाइब्रिड गाड़ियों में टोयोटा बहुत आगे रहा है हमेशा से, हाइब्रिड गाड़ियों के बाद इलेक्ट्रिक की नहीं करना, तो बहुत आगे रहा है। हाँ ये थोड़ा मतलब, वो उनको लगा क्रॉस ओवर में जब आए हैं तो वहां उन्होंने शायद जल्दी कर दी, उन्होंने, उन्हें लगा कि यार बहुत पीछे ना रह जाए, तो जल्दी के चक्कर में मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। हाँ हाँ गन मारा, क्योंकि बेसिकली अगर देखें तो पावर उन्होंने ज्यादा दी नहीं उसकी। सर पावर पीएस का भी इंजन वही है, लेकिन मुझे हाँ, इंजन और शायद वो इंजन वही है, लेकिन वो थोड़ी शायद गाड़ी बड़ी है या थोड़ी हैवी होगी। तो डीजल आती है, उसका इंजन भी छोटा है, पावर होती है। हाइब्रिड है, बैटरी भी आ गई साथ में, कौन सी रेजर, हाँ बात तो वो होगी। भी आएगा। हाँ बात तो अब सही है। अच्छा, भारत, तो ये आपको फायदा है कि वो टेक्नोलॉजी एक दफा आ जाए मुल्क में तो वो फिर ट्रांसफर होके सारे इकोनॉमी या सारे बिजनेस पर अडॉप्ट कर लेते। तो फायदा फिर बिजनेस का होता है, उसका फायदा क्या है? कस्टमर को फायदा होता है कि उसको न्यू ट्रू प्रोडक्ट अवेलेबल होती है, जैसे हम गाड़ियां देखने हमें मिल रही हैं अच्छी। अच्छा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये भी आपको मौका मिलता है इसमें। क्यों? वो एम्प्लॉयज जो कि वहां काम करेंगे तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ना, तो वो उनकी स्किल लेवल अप हो जाएगा, अब वो कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो ये सॉफ्टवेयर, हमें क्या पता था जूम क्या होता है या टीम्स क्या होता है या गूगल मीट क्या होता है, हमें पता ही कोई नहीं था। वो तो कोविड-19 आया तो स्कूल वालों ने कहा अच्छा जी हम आपको बताते हैं कैसे इस्तेमाल करना, बाकायदा ट्रेनिंग हुई, टीचर्स को ऑनलाइन बिठाया, बताया जनाब कैसे इसको इस्तेमाल करना है। शुरू में हमें समझ ही नहीं आती थी हो क्या रहा है, क्या करना है, कैसे इस्तेमाल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता अब ट्रेंड हो गए हैं, अब कोई हमें कहे कि जी ऑनलाइन पढ़ाना है कहीं पर किसी को, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो जाती है। अच्छा, गुड यूज ऑफ द, और फ्री में हो गई ना, गुड यूज ऑफ द स्किल्स एंड एबिलिटीज, कि आपके पास एक अच्छी एबिलिटी है, आपके पास एक टैलेंट है, लेकिन आप उस टैलेंट को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते, आपको किसी ने हायर कर दिया, तो अब आपकी एबिलिटीज का बेस्ट यूज हो रहा है, तो वो जाया नहीं हो रही। इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस एबिलिटी का बेस्ट यूज करके आप मुल्क को फायदा पहुंचा रहे हैं। फिर इंस्पिरेशन फॉर अदर्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एज वेल, बिजनेस अगर चल रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, तो और भी कहेंगे यार चल रहे हैं हम भी खोलते हैं, हम भी चलाते हैं बिजनेस, तो ओवरऑल बिजनेस बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम आ गए, चलिए जी ये तुम्हारा टॉपिक हो गया पूरा।